आज की एक और बड़ी खबर है। नाइट क्लब बना शमशान, हिला देने वाली खबर है। नाइट क्लब जिसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे गोवा में रात को, और उसमें आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नाइट क्लब में लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे जिस वक्त आग लगी। आग लगने के बाद अफरा तफरी, चीख पुकार मच गई। 25 लोगों की मौत हो गई है जलकर। अब आपको बताऊं, आग लगने के ठीक पहले का वीडियो। डांसर फ्लोर पर थी और नाइट क्लब में डांस कर रही थी। उसके पीछे देखिए, धीरे धीरे आग लगनी शुरू होगी। चिंगारी गिरती दिख रही है आपको। आप देख रहे हैं, डांसर डांस कर रही थी। डांस करते करते पीछे से आग लगी और भगदड़ मच गई। और सोचिए, इस नाइट क्लब में उस वक्त 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सैटरडे नाइट थी, भीड़ ज्यादा थी और किसी को समझ नहीं आया कब आग लगी। लेकिन पीछे देखिए, मैं रेड एरो से आपको दिखा रहा हूं, लाल रंग के एरो से पीछे आग दिखाई दे रही है। कुछ जलता हुआ नजर आ रहा है। गाना चलता रहा क्योंकि म्यूजिक इतना ज्यादा था, आवाज नहीं आ रही थी। और उसके बाद देखिए, आग धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई है। देखिए, चिंगारियां गिरनी शुरू हुई। देखिए, उस वक्त तक हंसी मजाक हो रहा था, किसी को इल्म नहीं था इतना बड़ा ये शक्ल ले लेगा, और ये शक्ल ले ली। उसके बाद आग की ऊंची ऊंचे लपटे, पूरा नाइट क्लब जलकर खाक। और उसके बाद देखिए, इसके बाद भगदड़ मची। एम्बुलेंस आना शुरू हुई, डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंचना शुरू हुई। साथ फायर ब्रिगेड पहुंची और तब तक बहुत से लोगों की जान जा चुकी थी। बहुत से घायलों को एम्बुलेंस में ले जाया गया। गोवा नाइट क्लब वीकेंड की पार्टी चल रही थी। रात के करीब 12 बजे डांस फ्लोर में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। संडे की छुट्टी थी, लोग जश्न में डूबे थे। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसका किसी को अंदाजा नहीं था। कुछ ही देर में जश्न की जगह मातम छा गया। चीख पुकार मच गई, लोग भागने लगे। जोरदार सिलेंडर ब्लास्ट के बाद क्लब की छत से कांच के टुकड़े गिरने लगे। आग की तेज लपटें और धुओं के बीच लोग घबरा कर भागने लगे। नाइट क्लब देखते ही देखते शमशान बन गया। अब देखिए जरा, ये है वो नाइट क्लब। ये उसी की तस्वीर है। इसी में आग लगी। गोवा के नाइट क्लब में दरअसल सिलेंडर फटा था, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और भयंकर आग लगी। पुलिस के मुताबिक क्लब में करीब 12 सिलेंडर ब्लास्ट हुए इस तरह से। उसके बाद ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर बनी रसोई में लगी। इससे क्लब के दूसरे हिस्सों में आग फैली।
कुछ ही मिनटों में आग पूरे क्लब में फैल गई। आग लगते ही अंदर जोरदार भगदड़ मच गई। फौरन लोग भागने लगे। उस समय क्लब में वीकेंड पार्टी चल रही थी। करीब 100 लोग डांस फ्लोर पर मौजूद थे अकेले। धुआं और लपटे देखते ही देखते लोग घबराकर फौरन नीचे की तरफ भागे। वो गलती से कहां पहुंच गए, ग्राउंड फ्लोर के किचन में पहुंच गए। वहां पहले से मौजूद स्टाफ भी फंस गया था अंदर ही, और सबसे ज्यादा शव किचन एरिया से मिले। भागने की कोशिश में 2 लोगों की मौत तो सीढ़ियों पर ही हो गई। सिलेंडर ब्लास्ट होने से 25 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए। मरने वालों में 5 विदेशी और 20 स्टाफ बताया जा रहा है, 5 टूरिस्ट हैं। कुछ शवों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। तब तक नाइट क्लब में कई लोगों की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों की मौत जलने की वजह से भी हुई है, जबकि कई लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। मरने वालों में ज्यादातर क्लब में काम करने वाले कर्मचारी थे बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिवार वालों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों को 50,000 रुपए का ऐलान किया गया है। आपको सुनवाता हूं, उस वक्त जो वहां चश्मदीद मौजूद थे, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मेरे को सर जैसे उधर दिखाई दिया ना, वो आग जैसे ऊपर लोग दिखाई दे रहा है, कैसे मालूम पड़ा कि आग लगा। क्या आवाज, ऐसा कुछ आवाज आया जैसे टायर गाड़ी का बोलता है ना, उससे आवाज आया, जैसे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, मालूम पड़ा। वो घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज आया ब्लास्ट का वगैरह, तो मैं देखा कि हम मेरे नियर बाई घर है इधर। मैं देखा तो कि अभी आग जला, तो बाद में देखा तो एम्बुलेंस, थोड़े टाइम के बाद घर पे गया मैं, एम्बुलेंस जा रही है, तो बाद में अपनी गाड़ी लेके उस साइड में गए तो देखा तो ये सब इंसिडेंट हो चुका था। अब आपको अंदाजा होगा आग कितनी भीषण थी। नाइट क्लब में सैटरडे नाइट 100 लोग डांस फ्लोर पर थे, आग लगी, 25 की जान गई। देखिए खुद सीएम मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत नाइट क्लब। तो जब गोवा के मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनके सामने से भी बॉडीज हटाई जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने लिखा, यह सिर्फ एक हादसा नहीं, सुरक्षा और शासन की क्रिमिनल नाकामी है। एक पूरी ट्रांसपेरेंट जांच से जवाबदेही तय होनी चाहिए। यह पक्का होना चाहिए कि ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा ना हो। गोवा के सीएम ने लिखा, मैं बेहद दुखी हूं और इस कठिन समय में सभी पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने मौके पर जाकर हालात देखे हैं और इस घटना की जांच के आदेश भी मैंने दे दिए हैं। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमने मैजिस्ट्रल इंक्वायरी तो ऑर्डर की है। इनिशियल स्टेज पे उस होटल के जनरल मैनेजर्स और उस होटल के ओनर के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। उनको अरेस्ट करने का वारंट भी निकाल दिया है। इस सभी जांच की पूरी यानी मैजिस्ट्रल इंक्वायरी की जाएगी। उन्होंने फायर सेफ्टी नॉर्म्स, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किया है कि नहीं, ये देखा जाएगा। जानबूझ के लोगों का मर्डर किया गया। क्लब को डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था, जो फायर लाइसेंस होता है फायर सेफ्टी नॉर्म्स के तहत, वो भी इनके पास नहीं था। मुख्यमंत्री कल रात में हमने देखा कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन एंड पीपल आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। ये भूलों की वजह से होती है, ये इस कारण से होती है कि आपने उचित व्यवस्था नहीं रखी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रखी, इस तरह के हादसे न हो। और जिम्मेदारी फिक्स करनी बहुत जरूरी है, जवाबदेही की आवश्यकता है और उम्मीद करते हैं कि सरकार तुरंत जवाबदेही फिक्स करेगी और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों को उचित मुआवजा भी मिलेगा। जो भी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको लगातार सेफ्टी ऑडिट करना जरूरी है। बहुत सारी लाइसेंसेस ऐसे हैं जिसका दुरुपयोग कर मिसयूज किया जाता है और वो विदाउट सेफ्टी एंड विदाउट रेगुलेशन वो चलते रहते हैं। ये उसी का एक नतीजा है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है ऐसी जगहों पर सेफ्टी नहीं होती। क्या ऐसा सच है? जरा पहले मैं नाइट क्लब आपको दिखाऊं। यह नाइट क्लब की तस्वीर है
और इस तरह से बना हुआ था नाइट क्लब। ये देख रहे हैं तस्वीर आप, भव्य नाइट क्लब पानी के बीचों बीच बना हुआ था। गोवा में नाइट क्लब था। ये आप उसका एरियल शॉट भी देख रहे हैं इस नाइट क्लब का। यहां हर रोज सैकड़ों लोग पहुंचते थे। अब देखिए आग लगने के बाद और पहले की दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये नाइट क्लब के अंदर की एक तस्वीर है आग लगने के पहले की, और आग लगने के बाद देखिए पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है ये नाइट क्लब। दोनों तस्वीरें आप मिला सकते हैं। एक हादसे से के पहले की तस्वीर है और एक हादसे के बाद की तस्वीर। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इसी हादसे में जलकर बहुत से लोगों की मौत हुई है। 25 लोगों की मौत हुई है जिनके शव मोर्चरी में रखे गए हैं। परिजन परिवार वाले पहुंच रहे हैं उनके शव लेने। बड़ी बात यह ज्यादातर वो लोग भी हैं जो वहां स्टाफ था, और स्टाफ में वो लोग भी हैं जो गोवा के नहीं थे, जो दूसरे शहरों से यूपी बिहार झारखंड से आए हुए लोग थे, उनकी जानें भी गई हैं। अब इस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजर की या मालिक की। यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस नाइट क्लब में पहुंची जिस नाइट क्लब में आग लगी थी। अब सवाल यह है कि कौन है जिम्मेदार। गोवा के बागा इलाके में यह नाइट क्लब है। यह नाइट क्लब का हाल देख रहे हैं। अब ऐसा हो गया है, क्लब का नाम है बारिज बाय रोमियो लेन और क्लब खुद को आइलैंड क्लब बताता है। क्लब में एंट्री और एग्जिट के रास्ते बहुत संकरे हैं। फायर ब्रिगेड क्लब तक नहीं पहुंच पाई, बताया गया 400 मीटर दूर पार्क करना पड़ा फायर ब्रिगेड को। इसके बचाव कार्य में काफी देरी इसलिए हुई, फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं हो रहा था। शुरुआती जांच में यह बात सामने निकल कर आई है, अधिकतर मौतें धुएं और दम घुटने की वजह से हुई। हादसे के बाद सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। क्लब को निर्माण, सुरक्षा और फायर सेफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं। इलाके के सरपंच के मुताबिक क्लब विवादों में था। साझेदारों के बीच झगड़े के चलते पंचायत ने जांच की थी और इसके मुताबिक क्लब बिना अनुमति के बनाया गया था। इसके लिए क्लब को तोड़ने का नोटिस भी जारी कर दिया गया था, फिर भी क्लब पर एक्शन नहीं हुआ। आपको बताऊं, लेकिन मालिकों की पहुंच के कारण कार्रवाई रोक दी गई। बाहर निकलने का रास्ता बहुत संकरा था, इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। कुछ ही मिनटों में पूरा क्लब आग की लिपटों में घिर गया है। वहां पाम लीफ से सजावट भी की गई थी जो आग लगने के तुरंत बाद जल गई। धमाका इतना तेज था कि स्टाफ के पास बहुत कम समय बचा। भीड़भाड़ होने और छोटे दरवाजे के कारण बाहर नहीं निकल सके लोग। आग लगने के कारणों की इस वक्त जांच चल रही है। एफएसएल की टीम आग की असली वजह की जांच कर रही है। क्लब मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने क्लब के मैनेजर विवेक सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है और नाइट क्लब में आग मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित के परिवार और पुलिस। भतीजा है, बड़ा भाई का लड़का है लोग दोनों। तो इसको देखने के लिए आया ना। क्या हुआ? वो होटल में रहता था ना, रात को इंसिडेंट हुआ उसमें। हाँ, रात को ही है या मर गए? मर गए दोनों मर गए। होटल में किचन में काम करता था ये लोग। भाई थे? ओ भाई है, मेरा भतीजा लगता है ना। दोनों? हाँ, दोनों अपना खुद सगा, एक माँ का सगा। एक दो मर गए दोनों। ज्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। अब आइए आपको मिलवाता हूं कौन है इस नाइट क्लब के मालिक जिसमें 25 लोगों की मौत हुई है। कहा गया बहुत से नॉर्म्स की अनदेखी की जा रही थी, उल्लंघन किया जा रहा था। ठीक है, वो छोटे मोटे शख्स नहीं है। उनका नाम फोर्ब्स की मैगजीन में भी आ चुका है। इनका नाम सौरभ लूथरा है। बड़ी शख्सियत है, बहुत और बड़ा कारोबार है उनका। आइए आपको बताऊं सौरभ लूथरा के बारे में कौन है ये सौरभ लूथरा को आप देख रहे हैं, बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का मैनेजर मालिक सौरभ लूथरा है। सौरभ लूथरा एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर है। इंजीनियरिंग से सौरभ लूथरा रेस्टोरेंट मालिक बना। तेजी से अपने रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाया है। सबसे तेजी से रेस्टोरेंट मालिक में इन्हें गिना जाता है।
लूथरा को कई उद्योग पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 2016 से लेकर अब तक रेस्टोरेंट और बार के लिए कई खिताब जीते हैं। रोमियो लेन नाइट क्लब अभी 22 शहरों और 4 देशों में मौजूद है। फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में सौरभ लूथरा का नाम शामिल हो चुका है। लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वो मामाज बॉय के चेयरमैन भी हैं। सौरभ लूथरा सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से बीटेक में ग्रेजुएट हैं। पहले वो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में काम किया करते थे। 2016 में नई दिल्ली में रोमियो लेन की शुरुआत की थी। वेबसाइट के मुताबिक वो पब्लिक रिलेशन के मास्टर हैं और अपने क्लबों में स्पेशल ऑर्गेनिक कॉकटेल सर्व करते हैं। लूथरा के गोवा के क्लब में 2 लोगों का औसत बिल जो है वो लगभग 3600 रुपए आता है और एक आदमी का खाने पीने का खर्च है करीब 1800 रुपए आता है। ब्रिज बाय रोमियो लेन भारत का पहला आइलैंड बार भी कहा जाता है और पोरा में बना ये क्लब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। झील का नजारा, नदी किनारे डेक, फव्वारे स्टाइल थीम है इसकी। दिल्ली एनसीआर में भी रोमियो लेन के कई आलीशान आउटलेट हैं। गोवा में लग्जरी पार्टी करने वालों के लिए टॉप स्पॉट भी है ये जगह। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो बच गए, इस नाइट क्लब में थे जो बच गए वो क्या कह रहे हैं। एक्चुअली वी गॉट लकी, हम भाग्यशाली हैं, बाल बाल बच गए। हमारा कैब ड्राइवर थोड़ी देर से आया, नहीं तो उस वक्त हम भी नाइट क्लब में होते। हाँ, हम लोग भी हादसे में बच गए हैं। हमारे हॉस्टल से ये सिर्फ 240 मीटर दूर है। नाइट कल रात 10:30 बजे की लैंड हुई थी, तो हम अराउंड 12 बजे यहाँ आए थे। तो जैसे ही हम लोग अपने हॉस्टल पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पे कि धुआं काफी ज्यादा आ रहा है एंड वहाँ कुछ रेडिश ह्यू भी था। एक्चुअली वी वर प्लानिंग, दरअसल हम यहाँ आना चाहते थे और कल पार्टी करना चाहते थे, तभी हमें आग की जानकारी मिली और हम नहीं गए। टू नो दैट अ बिग फायर हैज टेकन प्लेस आउट हियर, सो वी डिडंट गो। तो आप सुन रहे थे जो लकी थे इसमें, जो बच गए, जो नहीं पहुंचे। आइए अब आपको खबरों में आगे ले चलते हैं। आज की एक और खबर है, घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। घुसपैठी जो उत्तर प्रदेश में थे, जिनके लिए योगी ने ऑर्डर दिया कि इनको तलाशो, इनको ढूंढो और इनको इनके मुल्क भेजो या फिर डिटेंशन सेंटर भेजो। ये उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अलग अलग जगह पर इनकी तलाश हो रही है। और उसके बाद देखिए हुआ क्या। खबर यह है कि पहले पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। कल जानकारी मिली कि यूपी में इस तरह के डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसका रोड मैप तैयार हुआ, यहां रखा जाएगा घुसपैठियों को। आज देखिए क्या शुरू हुआ। आज यूपी में यह शुरू हुआ कि जैसे बंगाल में एसआईआर की शुरुआत होते ही भगदड़ मची थी, वैसे यूपी में दावा है कि जो घुसपैठ करके आए थे वो भागना शुरू हो गए। बताया जा रहा है 160 लोग भाग चुके हैं नौकरियां छोड़ छोड़कर। घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए जैसे ही योगी ने ऑर्डर दिया, योगी फोर्स छानबीन के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी। बस्ती, झुग्गी और हर जगह संदिग्धों की जांच शुरू हुई तो घुसपैठ गैंग में खलबली मच गई। घुसपैठिए जान बचाकर भागने लगे। किसी ने कामकाज बंद कर दिया तो कोई नौकरी छोड़कर भाग गया, क्योंकि योगी की टीम की नजर हर उस शख्स पर है जो बॉर्डर पार से हिंदुस्तान में घुसा, बिना दस्तावेज के योगी के यूपी तक आ पहुंचा। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। योगी राज में घुसपैठियों को भगाने का पूरा प्लान रेडी है, तेजी से अमल हो रहा है। मकसद है यूपी को घुसपैठिया मुक्त बनाना। और आइए अब आपको बताऊं क्या जानकारी मिल रही है, यूपी कैसे घुसपैठिए छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। लखनऊ में घुसपैठियों की धरपकड़ ऐसे वक्त तेज हुई जब सीएम योगी ने अवैध प्रवासियों को पकड़ने को कहा। पहले डिटेंशन सेंटर बनाकर घुसपैठियों को रखने के आदेश दे दिए। इसके बाद राजधानी समेत पूरे यूपी में प्रशासन हो गया एक्टिव। युद्ध स्तर पर लखनऊ, बरेली, मेरठ, झांसी में काम शुरू हो गया। असर क्या हुआ, हजारों लोगों की तलाशी, दस्तावेज जांच और छानबीन शुरू हुई। और इस अभियान के बाद यूपी में घुसपैठियों में भगदड़ मच गई। लखनऊ में काम करने वाले लोगों ने से जब दस्तावेज मांगे गए तो निगम से जुड़े सोचिए 3200 कर्मियों में से 160 फरार हो गए, क्योंकि इन लोगों से निवास प्रमाण या एनआरसी सर्टिफिकेट मांगा गया था। पता यह चला कि 3200 में से 1400 असम और 150 बंगाल के रहने वाले। अफसरों का कहना है एनआरसी सर्टिफिकेट देंगे तभी नौकरी मिलेगी। इससे पहले महापौर भी जब बस्तियों में निरीक्षण करने पहुंची थी तो मेयर के आने की खबर मिलते ही कई लोग भागने लगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में पहले तो एसआईआर हो रहा है,
दूसरा, योगी ने डिटेंशन सेंटर बनाने की कार्रवाई तेज कर दी है। डिटेंशन सेंटर का मॉडल सामने आया तो भगदड़ मचना लाजमी था। योगी ने आदेश दिया, रोहिंग्या बांग्लादेशी को यूपी से बाहर करो, सभी जिलों के डीएम पहचान करें क्योंकि यह सुरक्षा के लिए खतरा है। सुनिए जरा क्या कह रही है लखनऊ की मेयर। में जोर शोर से सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। जिनको पता चल रहा है वो आ भी नहीं रहे हैं और पूरे लखनऊ में जिन लोगों ने बसाया गया है, जिन्होंने इनको बसाया पहले उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक प्लाट में 100 झुग्गी झोपड़ियाँ बसाए हुए हैं और लाइट कनेक्शन दिया है। मैंने बिजली विभाग को भी पत्र लिखा है कि किस आधार पे दिया है कनेक्शन। देश के हित में, शहर के हित में, प्रदेश के हित में, जनता की सुरक्षा बाहर और अपने रोजगार के हित में इनको बाहर करना चाहिए। अब देखिए, आज खुद ब्रजलाल पहुंचे, पूर्व डीजीपी भी है, सांसद भी, और ब्रजलाल पहुंचे पार्क में जहां उन्होंने वीडियो बनाया। कहाँ कराने वाले हो? असम। असम में कहाँ के? बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? अरशद अली खान। कहाँ कराने वाले हो? क्या नाम है आपका? बिमला खातून। बिमला? हाँ, खातून। आपका? रुखसान अली। रुखसान अली। कहाँ कराने वाले हो? असम। असम में कहाँ के? बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? अरशद अली खान। कहाँ कराने वाले हो? बंगाई। गाँव कौन सा है? गाँव पलकसी। बाड़ी। आपका क्या नाम क्या है? हमारा नाम सनोरा बेगम। हाँ, आप कहाँ कराने वाली हैं? हम असम रहने वाले हैं। असम में कहाँ के? बंगाईगांव। बंगाईगांव सब। हाँ। आप कहाँ, क्या नाम है आपका? ये मैंने इनसे पूछा तो ये सब अपने को बताते हैं आसाम के हैं, लेकिन हैं वास्तव में ये बांग्लादेशी। अब देखिए जरा, ये एसआईआर के बाद सब शुरू हुआ है। अब देखिए, जो एसआईआर हो रहा है उसका विरोध भी हो रहा है। एसआईआर के बाद ये भगदड़ हो रही है, लेकिन एसआईआर के विरोध की तस्वीर आज बनारस से आ रही है। बनारस में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, लोग सड़कों पर उतरे। चलिए आप आराम से चल जाइए। अब देखिए क्या हुआ है। अब तक एक्शन। एसआईआर का मुद्दा घुसपैठियों के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि प्रशासन सभी वोटरों के दस्तावेज देख रहा है। वोटर लिस्ट में नाम रखने के लिए वेरिफिकेशन हो रहा है। 12 राज्यों में अब तक करीब 51 करोड़ फॉर्म बंट गए, जिनमें 98% फॉर्म भरने के बाद उन्हें डिजिटाइज भी कर दिया गया है, यानी वो अपलोड हो चुके हैं। अकेले यूपी में सोचिए करीब 15 करोड़ लोगों का डेटा डिजिटाइज हो गया है। बस इसी प्रक्रिया से घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है एसआईआर से घुसपैठियों के वोट कटेंगे, क्योंकि इससे मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कुंभ में स्नान से आत्मा को शुद्धि होती है, अब एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि इसी से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसी वजह से, क्योंकि एसआईआर से अवैध तौर पर रह रहे विदेशी निकाले जाएंगे। उधर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी घुसपैठ पर प्रहार किया है। नड्डा ने कहा एसआईआर के जरिए देश से घुसपैठियों को भगाएंगे, क्योंकि झारखंड में घुसपैठ से आदिवासियों की संख्या घटी है। झारखंड में घुसपैठ से आदिवासी 45% से घटकर 25% रह गए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। घुसपैठियों के सहारे, यानी देशद्रोहियों के सहारे सरकार चलाना चाहते हो और राष्ट्रभक्तों को कुचलना चाहते हो। ये झारखंड की जनता है या हमारे आदिवासी भाई, ये लड़ जाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं और हमारे घुसपैठियों को चुन चुन करके इस देश से बाहर करने में अपना योगदान करेंगे। हम ऐसे लोगों को डिटेक्ट करेंगे, घुसपैठियों को, उनके वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। घुसपैठियों के खिलाफ एक आवाज जो हम देख रहे हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये मैं जरूर। जो घुसपैठिए के रूप में निवास कर रहा है वो मतदाता सूची में बचे ना। जो नाबालिग मतदाता हैं वो मतदाता सूची में उनका नाम डिलीट किया जाए। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके काम कर रही है। हम खुले हृदय से
मतदाता सूची पारदर्शितापूर्ण निष्पक्ष बने, इसके हम पक्षधर हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक काम कर रहे हैं। अब देखिए, बात घुसपैठियों की हो रही है और घुसपैठियों को बाहर करने की हो रही है, लेकिन इस बीच क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे शख्स को घुसपैठिया बताकर बाहर भेज दिया गया, उसे वापस बुलाना पड़ा हो? ऐसा हुआ है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह जून 2025 की तस्वीर है। सोनाली को बांग्लादेशी कहकर बांग्लादेश भेज दिया गया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, उसे बांग्लादेश भेजा गया और बांग्लादेश भेजने के बाद बांग्लादेश में उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। उसके बाद यह मामला पहुंचा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनाली को वापस लाया गया बांग्लादेश से। अगली तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है बांग्लादेश से वापस सोनाली हिंदुस्तान लौटी है। ये वो तस्वीर है। आप देख रहे हैं, वापस आते हुए बाकायदा टीम उनको वापस लेकर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनाली खातून की वापसी हुई है। पता चला उनके पिता का दावा है यहीं की रहने वाली है, हिंदुस्तानी। अब देखिए सोनाली खातून का मामला है क्या। दरअसल सोनाली खातून की घर वापसी करीब 5 महीने बाद हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 दिन बाद वो भारत आ गई। उत्तर बंगाल में मालदा सीमा के रास्ते उन्हें भारत लाया गया। सोनाली खातून के साथ उनका 8 साल का बेटा भी आया है। सोनाली को वीरभूम के रामपुर हाट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोनाली खातून करीब 1 महीने तक रह सकती हैं, क्योंकि गर्भवती सोनाली खातून बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसे में प्रसव होने तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। भारत लौटने के बाद से सोनाली और उनका परिवार बहुत खुश है। उनका बेटा और भारत में रही 6 साल की बेटी भी बहुत खुश है, क्योंकि सोनाली और उनका बेटा बांग्लादेश की जेल में बंद थे। सोनाली के पति समेत परिवार के 6 सदस्य डिपोर्ट किए गए थे। भारत से भेजने पर बांग्लादेश ने उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, जिसके बाद बेटे के साथ बांग्लादेश की जेल में 103 दिन रही।